हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सनी मैथ्स ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है और सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज बात करूंगा ये अंतिम जो प्रहार के अंतर्गत परीक्षा से संबंधित कुछ सावधानियां। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और एक एक अंक के वजह से हम असफल हो जाते हैं और बाद में जब हम अपना पेपर स्वयं चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे गलती से, अज्ञानता की वजह से नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से ये मेरी गलती से जानते हुए प्रश्न का उत्तर आप गलत कर जाते हैं और उसी एक अंक से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आइए हम बात करेंगे कुछ गलतियों से संबंधित सावधानियां और यह प्रैक्टिस सेट 39 होगा और मैं इसके साथ ही आपको विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह भी लेके आया हूं। सावधानी के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो एलटी ग्रेड का परीक्षा आप जान सकते हैं कि 18/1/2026 को 3 बजे से आपका परीक्षा संपन्न होगा। उससे पहले क्या करें और कैसे करें जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस न आए और हम परीक्षा को बड़ी सरलता से, सफलता के साथ, चतुराई के साथ प्री के बाद मेंस की तरफ और इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता दूं परीक्षा से पहले कुछ आपको सावधानियां। मैं आपको बता दूं परीक्षा से पहले आपको 45 मिनट पूर्व आपको सेंटर में प्रवेश कर जाना है। तो एक आपका बर्डन खत्म। 45 मिनट पहले ही अगर आपका 3 बजे से परीक्षा होना है तो ये 2:15 पे आप गेट के अंदर हो जाएंगे। अगर आपको 2:15 तक एंट्री नहीं हो पाती है तो पुनः आप सेंटर के अंदर नहीं जा पाएंगे और न जा पाने के कारण किसी कारणवश अगर चले भी जाते हैं तो बहुत मानसिक प्रेशर में होंगे और उस प्रेशर के वजह से आपका कुछ न कुछ गलत हो सकता है। तो मैं बता दूं कि 2:15 तक, ये लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, यानी अगर आप 2 बजे तक एंट्री कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो बायोमेट्रिक आपका होगा, थैमलेन होगा, आपके प्रवेश पत्र पे एक होलोग्राम, एक स्टिकर होगा जो गोल्डन कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, जो भी होगा वो शासन का व्यवस्था है, मैं नहीं इसमें कह सकता हूं। आपके प्रवेश पत्र पे एक होलोग्राम चस्पा किया जाएगा और उस होलोग्राम से ये पता चल जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक हो गया है। तो आप बता दें कि 2 बजे तक, 2:15 दिया ना, तो 2 बजे तक आप एंट्री कर जाएं। अपने साथ जो प्रवेश पत्र पे फोटो लगा है वो 2 फोटो अपने साथ ले जाएंगे, 2 फोटो ले जाएंगे अपने साथ और अपनी एक आईडी ले जाएंगे। जो भी आपका आईडी हो, जो भी आईडी हो, का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या निर्वाचन कार्ड हो, जो भी आपके पास आईडी हो, प्रयास करिए आप आधार कार्ड ही ले जाइए ताकि उलझने, किसी से उलझिए मत। किसी कर्मचारी से, किसी शिक्षक से, किसी अंतरिक्षक से, किसी व्यक्ति से थोड़ा सा भी स्ट्रेस आप नहीं लेंगे। तो 2 आप फोटो ले लेंगे, 2 फोटो ले लेंगे, एक आईडी और आईडी का एक फोटो कॉपी यानी छाया प्रति, यानी आईडी का एक फोटो स्टेट ले लेंगे। उस पे अपना सिग्नेचर होगा, उस पे आपका रोल नंबर होगा, वो आईडी आपका जमा हो जाएगा। जो कक्ष निरीक्षक होंगे उससे वो जमा कर लेंगे। तो 2-3 चीज और आप अपने साथ काले पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे और किसी अन्य कलर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने साथ किसी तरह का घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिवाइस कुछ भी नहीं ले जाएंगे। अगर ले जाते हैं तो झूठ मूठ में आप प्रेशर में आ जाएंगे। आप अपनी मोबाइल हो कहीं बाहर किसी दुकान पे आप रख दें। प्रयास करें कि विद्यालय में भी रखने की जरूरत ना पड़े। अगर रखने की व्यवस्था है तो रखें, अगर कहीं बाहर रख ले तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप घर से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर है आपका सेंटर तो प्रयास करिए कि आप बस के सुविधा से जाएं या ट्रेन से जाएं। आप पर्सनल गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो हो सकता है किसी को गाड़ी सूट ना करते, किसी को उल्टी हो, किसी की तबीयत खराब हो जाए, परीक्षा में कुछ दिक्कतें हो। अगर रिजर्वेशन हो जाए ट्रेन का तो रिजर्वेशन से जाइए, आराम से सोते हुए। कोई भी व्यक्ति, किसी तरह की व्यक्ति किसी से बात में उलझिए मत, किसी की बात का जवाब मत दे, कूल माइंड होकर के एग्जाम देने जाइए। यानी अपने साथी से भी बहुत ज्यादा किसी चीज का डिस्कशन मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की निंदा मत सुनिए, किसी की कोई बात मत करिए, ना पुरानी बात करिए, नई बात करिए। रिलैक्स तरीके से आप जाइए ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना हो। अगर सेंटर पे 3 बजे से देखिएगा, 3 बजे से पेपर है आपका, 3 बजे से पेपर है, यानी आपको 2 बजे एंट्री कर जाना है।
तो आप सोचेंगे 6 बजे हम पहुंच गए लखनऊ, 6 बजे पहुंच गए बनारस, अब चलते हैं बनारस के कुछ घाटों को घूम लें, लखनऊ के चले कुछ चिड़ियाघरों को घूम लें, 2 घंटा बहुत हमारे पास 5-6 घंटा टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कहीं फंस जाएंगे, कहीं उलझ जाएंगे, कहीं कोई बातें हो जाएगी, तो झूठ मूठ का एक स्ट्रेच होगा। हम सफलता के लिए करें, परीक्षा तो सभी लोग देते हैं, सिलेक्शन वाली मैं बात बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें। हम कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, सेंटर के 200 मीटर 100 मीटर के एरिया में अगर कोई दुकान होगा या कोई बैठने का जगह होगा, वहां बैठ लेंगे, थोड़ा किताब अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो भी कोई बात नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड होकर के। और कमरे में अगर हम जाते हैं 45 मिनट पहले, तो अपने किसी साथी भाई से कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपकी जो मनोबल है वो तोड़ेगा। वो कहेगा इस यहां से पूछेगा, वहां से पूछेगा, मैं मेंस दिया था, वहां का प्रीस दिया था, इस बार मेरा हो जाएगा, आपका मनोबल टूटेगा। इसलिए आप किसी से बात करिए मत, किसी की बात सुनिए मत, केवल आप स्कूल माइंड होकर के परीक्षा में बैठने का प्रयास करिए। तो कुछ बातें थी, हमने आपको बताया, ये सब चीजें देखिएगा। बाल पॉइंट पे 2 ले जाइएगा, कहीं एक मिस हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 रहेगा ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक प्रारूप लाया, कैसे क्या भरना है देखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो भरे और एक रोल नंबर में एक अंक हमारा गड़बड़ हो गया इसलिए नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये कुछ इसे क्षमा वाली बात नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं। तो बड़ी गंभीरता से देखिएगा, एक कॉलम है यहाँ पे विषय का नाम, तो हम शारीरिक शिक्षा हमारे संबंधित लोग हैं, तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे शारीरिक शिक्षा, अगर अंग्रेजी में लिखना फिजिकल एजुकेशन लिख देंगे, अंग्रेजी में लिखना तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभ्यर्थी का सिग्नेचर होगा, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर कर देंगे स्पष्ट, जो परिपत्र में सिग्नेचर हुआ होगा वही सिग्नेचर करेंगे, बहुत मतलब इधर उधर का नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक का, परीक्षा नियंत्रण का, यहाँ पे अंतरिक्षक का, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं भरेंगे, अनुपस्थिति क्रमांक अटेंडेंस नंबर है, वहां पे आप कुछ भी नहीं भरेंगे, वो ऑफिस का काम है भरना, आप भर देंगे, आपका वो एमआर गलत हो जाएगा और आप परेशानी में फंस सकते हो, वहां पे कुछ भी नहीं भरेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का अगर रोल नंबर, मैं नहीं जानता वो आपका रोल नंबर कितने डिजिट का है, लेकिन 7 बॉक्स दिया है, तो सही बॉक्स में आप रोल नंबर करेंगे। अगर मान लीजिए 1 2 3 4, तो एक वाले को काला करेंगे, 2 वाले को काला करेंगे, 3 वाले को काला, माने जो अंक है उसी के नीचे अंक को हम काला करेंगे, सब जानते हैं, ये हमारे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता, तो इसमें एक होगा रोल नंबर, यहाँ पे होगा विषय कोड, आपके प्रश्नपत्र में लिखा होगा आपका विषय कोड क्या होगा, यहाँ पे कोड डालेंगे, उसको काला कर देंगे। जिला कोड भी आपके प्रश्नपत्र पे लिखा होगा, और परीक्षा केंद्र आपका सेंटर नंबर, सेंटर कोड वो लिखा होगा। तो जो सब कुछ प्रश्नपत्र में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार भर लीजिएगा भाई, देखिएगा बहुत कुछ भरना नहीं है, मतलब 3 बजे से है तो 2:53 पे आपको ये सब मिल जाएगा। और प्रयास करिएगा ये जो बार कोड है आपके बुकलेट कोड सेम होगा, बार कोड और बुकलेट कोड सेम होगा, पॉलिथीन में आपको मिलेगा, इधर से देखेंगे तो दिखेगा वो हमारा क्रम और बुकलेट क्रम दोनों एक होगा। अगर दोनों एक नहीं है तो अपने कक्ष निरीक्षक से कहेंगे ये हम मतलब मिसमैच कर रहा है, इसे दूसरा चेंज करके दिया जाए, फॉर्म भरा जाएगा और वहां पे ये 10 मिनट से पहले आप देख लीजिए कोई भी आपका ओएमआर या कोई बुकलेट कटा फटा तो नहीं है, कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं है। अगर ऐसा है 10 मिनट के अंदर इन्विजिलेटर्स जो होगा उसमें कक्ष में जो शिक्षक होंगे उनसे कहेंगे गुरुजी ये हमारा डिफेक्ट है, हमें चेंज कर दिया जाए। प्रयास करिएगा, चल जाए तो चला दीजिएगा, ओएमआर चल जाए तो चला दीजिएगा, बहुत डिफेक्ट हो तभी इस तरह की बात करेगा, नहीं तो आप चेंज करेंगे, आपका टाइम किल होगा, परेशान होंगे और मानसिक प्रेशर होगा, 2-4 प्रश्न कम हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये माइनस मार्किंग है आपका, जीएस पे भी आप गौर करिएगा कि कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाए, प्रयास करिए 10 से 12 क्वेश्चन हो जाए, और सरसरी निगाह में जो आए वही करिएगा, गलत मत करिएगा। पाला नहीं आता तो गोला कर देंगे, 5वां 8वां नहीं आता तो गोला कर देंगे, इसमें नहीं कर देंगे भाई, अपने बुकलेट में काला गोला कर देंगे, यानी इसको रिसाइट फिर एक बार देखना, और सीरियसली आप पूरा प्रश्न अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न का कोई भी शब्द छूट ना जाए। यस और नो लास्ट में होता है, उसके वजह से आपके मतलब उत्तर गलत दे देते हैं। तो प्रश्न को पूरा
दिमाग से पढ़िए, आप पूरा एकदम देखिए नहीं पढ़िए, मतलब मन में इसको हाँ क्या कह रहा है। तो इस तरह से हमने बताया कि यहाँ पे आप आपका जो आंसर की है इसी तरह का होगा, 3 प्रति होगा, गुलाबी होगा और एक ग्रीन होगा, एक और ब्लू होगा। ब्लू आप अभ्यर्थी कॉपी आपको मिल जाएगा मिलान करने के लिए। तो आप बड़ी ही गंभीरता के साथ ये सारी जो हमने बातें कही है उसको मानिएगा, किसी से कोई बात नहीं भाई, कोई फालतू की बात मत करिए, एकदम शांत कूल होकर के आप परीक्षा देने जाइए, देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आइए समय न गवाते, कुछ प्रश्नों का भी संग्रह मैं लेके आया। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको खाली खाली छोड़ दूं। अब 18 बस आज एक ही दिन का समय है और कल हमारे यहाँ पेपर है और मैं आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ कल सेंटर है अन्य विषयों का, और चूंकि 18 को सेंटर नहीं बना है, नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों से मुलाकात हो ही जाती। तो बात करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से गोवा, ऑप्शन ये सही है, लेकिन गोवा में भी है, नई दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में ही, ये तीनों राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। आप देखते हैं यह गोवा में जो है इंडोर स्टेडियम है और विश्वविद्यालय परिसर जो तलेई गांव में स्थित है और 2014 में यह बना था। नई दिल्ली में यह जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम स्विमिंग स्टेडियम है, देखिएगा श्यामा प्रसाद स्विमिंग स्टेडियम है और 2010 जो राष्ट्रमंडल खेल आपके यहाँ हुआ था उसी के लिए बनाया गया था। और मध्य प्रदेश भोपाल कोलार क्षेत्र में एक नवनिर्मित श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कई खेलों की मेजबानी करता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और गोवा तीनों राज्यों में ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। और क्या पूछता है उस हिसाब से आप उसका उत्तर देंगे। तो बात प्रश्न नंबर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। जो अनब्रेकेबल पुस्तक जिसको हम आत्मकथा कहते हैं किससे संबंधित है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम, आप देखे होंगे जो फिल्में भी आई थी, बॉक्सिंग आपने देखा होगा मैरी कॉम की, प्रियंका चोपड़ा ने उसका किरदार बहुत अच्छा निभाया था, आपने पूरी फिल्म देखी थी। तो ये मैरी कॉम से रिलेटेड है। 6 मशीन और आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव यू इट, यह किसकी आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की आत्मकथा है, क्रिस गेल की आत्मकथा है। तो आइए थोड़ा सा हम और भी चलते हैं। साइना नेहवाल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड हाफ कोर्ट, ये साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है। और सौरभ गांगुली गौतम भट्टाचार्य की आत्मकथा पुस्तक का नाम जो है ये सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये है आपका सौरभ गांगुली और भट्टाचार्य जी की आत्मकथा का ये नाम या उनकी पुस्तक का नाम। यहां पे देखिए 9वें एशियाई खेल 1982 में हुआ था भारत में और 1951 पहला एशियाई खेल हुआ था भारत में ही हुआ था, शुरुआत भारत से हुआ था। इसमें ऑप्शन 13 स्वर्ण, 19 रजत, 25 टोटल 57 पदक के साथ ये प्राप्त किया था। और इसी को सफल संचालन के लिए इंदिरा गांधी को ओलंपिक जो चार्टर, ओलंपिक जो आर्डर पुरस्कार था उससे उनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे द्वारा लिखित पुस्तक है। ये जो पार्ट 1 है, ये जो आपका पार्ट 2 है, ये दोनों तो अमेजन पे आपको मिल जाएगा। और ये अभी हमारे पास है। इस सबका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे पास 94 50 85 0 327 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से आपको 100 रुपया में आपको उपलब्ध कराएंगे, जो व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत कम है, किताब तो आप मंगा नहीं पाएंगे, इसलिए अगर पीडीएफ की जरूरत लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान का अगर तीनों अगर आप मंगाते हैं तो ये फ्री है, अन्यथा की स्थिति में केवल ये चाहिए तो आप इसी नंबर पे 30 रुपए में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित खेलों में प्रयुक्त रेखाओं रनवे की चौड़ाई सुमेलित कीजिए। मतलब जो यहाँ पे दिया गया है इसकी रेखाओं की चौड़ाई कितनी है, क्या सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसी को देखना है। देखिए खो खो की जो केंद्रीय गली है, सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं, उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। हैंडबॉल गोल लाइन की चौड़ाई हैंडबॉल की 8 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। फुटबॉल साइड लाइन टच लाइन चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ये भी सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या है आपका?
डी उपरोक्त सभी सही है, सभी सुमेलित है, इसमें कोई असुमेलित नहीं है। आइए बात करते हैं, इसको एक नजर में बताते हैं। हॉकी फील्ड रेखा की चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर यानी 75 mm होता है। कबड्डी मैदान की रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, वॉलीबॉल कोर्ट रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, बैडमिंटन कोर्ट रेखा की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, वॉलीबॉल स्थल जहां पे मैच होता है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात आती है तो अधिकतम 25 सेल्सियस और न्यूनतम 16 सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए, जिससे जो वॉलीबॉल को संपन्न कराया जा सकता है। वॉलीबॉल में जो लाइट होता है 1 मीटर ऊपर जो होता है, यह 1000 से 1500 लक्स के बीच होना चाहिए, जो प्रकाश की जो लाइट होती है। ऐसा प्रश्न घुमाता है तो इसलिए हम कहे कि मतलब कुछ चर्चाएं कर लीजिए, बहुत प्रश्न इसमें से आने ही आने हैं, 2-4 प्रश्न आपको मिलेंगे, जान लीजिएगा, पूछिएगा, देखिएगा। हॉकी बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम, क्रिकेट बॉल पुरुष का वजन 159 से 155.9 से 163 ग्राम, लॉन टेनिस बॉल का वजन 56 से 59.40 ग्राम, वॉलीबॉल का वजन 260 से 280 ग्राम, बास्केटबॉल का वजन 567 से 650 ग्राम, टेबल टेनिस बॉल का वजन 207 ग्राम, बिलियर्ड्स गेंद का भार 3 ग्राम, पोलो गेंद का भार 120 से 135 ग्राम। मैं चाहता था कि एक ही जगह आपको सारे बाल खेल के वजन का मैं जिक्र करूं, तो यहाँ पे एक नजर में ऑब्जेक्टिव बनाता तो बहुत सारा प्रश्न बनता, समय लगता, इसलिए मैं कम समय में चाहूं कि ज्यादा से ज्यादा दे दूं। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो एक लाइक का अधिकार मेरा बनता है, अगर लाइक देते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि बार बार आपसे मुलाकात होगी, बेल आइकन दबा देंगे। और ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जुड़ने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि 1 लाइनर मैं क्वेश्चन कराता हूं, जो जुड़ा रहता है उसको बड़ा मन सहूलियत मिलती है। एक मानक बैडमिंटन शटल का चिड़िया का कुल वजन निम्न से कितना होता है? जो बैडमिंटन चिड़िया का वजन कितना होता है? ऑप्शन 474 4.74 से 5.5 ग्राम के बीच होता है। और सिंगल कोर्ट जो बैडमिंटन का होता है 44 फीट, अगर मीटर में बात करें 13.40 मीटर, चौड़ाई 17 फीट और 5.1 मीटर। डबल कोर्ट लंबाई 44 फीट 13.40 मीटर, चौड़ाई की बात करते हैं तो 20 फीट यानी 6.10 मीटर। यह बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई सिंगल और डबल दोनों के लिए हो गई। आइए समय न गंवाते हुए कुछ खास ही प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं, 30-35 प्रश्न है। अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है? तो सब जानते हैं बास्केटबॉल में होता है। ऑप्शन सी सही आपका उत्तर है। आप जानिए, आप यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कबड्डी जो लाबी होती है, जैसे मान लीजिए कबड्डी है, आप देखेंगे कि 13/10 का होता है, तो ये जो गली होती है ये सेंटर लाइन होता है, तो ये जो चौड़ाई होता है ये 1 मीटर का होता है, ये भी सही है आपका। रनवे लंबी कूद की, जो यहाँ पे देखेंगे जो लंबी कूद का ये रनवे होता है ये 1.22, ये भी सही है। रनवे जेवलिंग का, जैसे मान लीजिए जेवलिंग है, ये जो है ये 4 मीटर का होता है, ये भी सही है। साइड गैलरी जो बैडमिंटन होता है, जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन होता है, ये साइड जो गैलरी होता है ये 1.5 मीटर, ये आपका ऑप्शन डी गलत उत्तर है। इसलिए डी 1.5 मीटर नहीं होता, वो 1.5 फीट होता है। यानी साइड गैलरी बैडमिंटन 1.5 फीट, यानी मीटर की बात करें 0.457 मीटर होता है। और बैडमिंटन नेट की जो लंबाई होती है 20 फीट यानी 6.096 मीटर होता है। और चौड़ाई 2.5 फीट यानी 0.762 मीटर होता है। नेट की लंबाई चौड़ाई की भी बात हो गई और यहाँ पे साइड की भी बात हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे डी जो है वो गलत है, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ेंगे नहीं तो 1.5 फीट की जगह 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की जगह 1.5 फीट, आप कंफ्यूज मत होइएगा। शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1924 आप जानते हैं, यह फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के जो समानी जगह पे हुआ था, जिस तरह से एथेंस यूनान में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में हुआ था, इसे 1924 में शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था। बात करते हैं और आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से ऑस्टियोलॉजी हड्डी, ये भी सही है। आर्थोलॉजी संधिया, ये भी सही है। मायोलॉजी पेशी, ये भी सही है। ये ऑप्शन डी जो है आपका न्यूरोलॉजी अंत अवयव से संबंधित नहीं है, ये गलत उत्तर है। इसलिए प्रश्न के हिसाब से डी आपका सही उत्तर होगा।
मतलब यही। और न्यूरोलॉजी मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपका 1920 में होती है। तो यहाँ पे आइए समय न गंवाते हुए चलते हैं। एरीना शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित? एरीना एरीना एरीना, ऑप्शन सी है घुड़सवारी और पोलो से। आइस हॉकी की बात मैंने किया तो रिंग, देखिए रिंग और रिंग दोनों अंतर। यहाँ पर रिंग की हमने बात किया, रिंग और रिंग, यहाँ देखिए रिंग है। रिंग स्केटिंग और आइस या रोलर और कर्लिंग जो है वो रिंग से रिलेटेड है। और रिंग जो मुक्केबाजी और बॉक्सिंग, मुक्केबाजी और बॉक्सिंग जो होता है रिंग पे होता है, और बाकी रिंग पे होता है, ये हो जाए एरिना पे होता है। तो ये हमने थोड़ा सा देखिएगा। चीजें है कि हम भी कोई ब्रह्मा नहीं, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, मैं उससे भी कुछ पीछे वीडियो में कुछ हल्की फुल्की गलतियां हुई हैं और आपका कमेंट भी आया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी प्रयास करता हूँ जब कैमरे पे आने पे थोड़ा सा कभी कभी वो प्रेशर होता है कि हाँ चलते हैं रूटीन से कहीं रुके ना, लेकिन कहीं मिस्टेक हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं मुझसे मिस्टेक नहीं होता, हो गया, लेकिन मैं उसके दूसरे दिन उसको फिर से जहाँ पे मिस्टेक हुआ उसको मैं सॉल्व भी किया हूँ, करने का प्रयास भी किया हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ, कहीं छूट गया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप मेरे कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। निंदक नियरे राखिए जाने, बिना निंदक अगर आपका नहीं है तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप में कमेंट करने की क्षमता है कि ये गलत है। तो बात करते हैं सी, यहाँ पे सी देखिए नेक्स्ट। हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सब जानते हैं, कपिल देव। और सीमा दास को हिटिंग एक्सप्रेस, अनिल कुंबले को जंबो और राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। ये हमने वन लाइनर में कर दिया है। आइए बात करते हैं आइस हॉकी वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी और वॉलीबॉल में कितने? तो ऑप्शन बी सही है, 6। वॉलीबॉल में भी 6, इसलिए बी आपका सही उत्तर है। 6 दोनों खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, 3 गेम है और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जानते हैं कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्लियर। यहाँ भी कबड्डी में 7 दिए हैं, यहाँ भी कबड्डी में 7 दिए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सी सही है, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी और नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी। इसलिए हमने इस तरह से सेट कर दिया है ताकि एक साथ आपको 3 प्रश्नों को एक ही में उत्तर मिल जाए। अगर पूछता अभी तो कंफ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट चलते हैं रग्बी फुटबॉल, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी, इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से आपका सी सही है, 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी, ब्रिज में 2 खिलाड़ी और बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी। देखिए कूट के हिसाब से जब पूछता है तो आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए सारे खिलाड़ियों के बारे में हम जानेंगे तो कूट भी पूछेगा तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। ये इसका डिटेल मैं रग्बी की करता हूँ। रग्बी यूनियन जो 15 खिलाड़ी, जिसमें 8 फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं और 7 बैक होते हैं। पूछता है रग्बी यूनियन में फॉरवर्ड खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 8 होते हैं। और रग्बी लीग में कितने होते हैं? 13 खिलाड़ी होते हैं, 13 प्रति टीम में। और रग्बी सेवेंस में 7 खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक में खेला जाता है। तो अगर इस तरह से पूछता है, इस तरह से हमने जिक्र कर दिया कि आप फंसे न जाए। हम कहे रग्बी तो 15 बताए हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है? रग्बी यूनियन पूछ रहा है, रग्बी लीग पूछ रहा है कि रग्बी 7 पूछ रहा है। तो जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप उत्तर आप देंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 3x3, 3x3 बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये भी सही उत्तर है आपका, 3 ही खिलाड़ी होते हैं। 3 दोनों में होते हैं और उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ खेल में सामान्यतः कितने होल होते हैं? तो होल की बात करते हैं, 9 या 18 होल होता है। गोल्फ खेल में 9 या 18 होता है। नेक्स्ट चलते हैं मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए 100% सामान्यतः बच्चे किससे प्राप्त होता है? यानी डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए है वो बच्चों में 100% किससे प्राप्त होता है? तो मां से प्राप्त होता है, मां से। बाकी जो न्यूक्लियस से प्राप्त होता है तो 50% मां से और 50% पिता से, दोनों से जो डीएनए उसका मिलता है। लेकिन न्यूट्रिकॉन्ड्रिया जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो 100% मां से ट्रांसफर होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हालांकि टफ प्रश्न ही आएगा, नहीं कर आता भी तो एक बार मैंने घुमा दिया। महिला T20 विश्व कप का प्रारूप किस प्रकार का होता है? तो लीग नॉकआउट होता है, लीग नॉकआउट होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे भारतीय महिला टीम ने अब तक कितनी बार T20 विश्व कप जीता है? मेरे हिसाब से भी बार नहीं जीता है। मैं बता दूं क्रिकेट में थोड़ी हमारी कमजोरी है, बहुत ज्यादा इस पे जानकारी नहीं, इसलिए मैं देखते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड में बहुत प्रश्न कम लाता हूं। मैं जानता हूं आज के बच्चे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत जानकारी उनके पास है।
अगर ऐसा कहीं लगता है क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा मिस्टेक, आप बेहिचक आप बताएंगे, मैं प्रयास करता हूं फिर भी आपको सही बताऊं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट, महिला T20 विश्व कप में सुपर ओवर का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे मैच टाई होने पर सुपर ओवर का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। हर 2 वर्ष में महिला ने जो T20 विश्व कप होता है हर 2 साल में होता है, बाकी 4 साल में आपने देखा होगा। यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दी गई कूट का प्रयोग करिए। यहाँ पे देखें पद्मासन, सर्वांगासन, मकरासन, भुजंगासन, ये किससे रिलेटेड है? अगर इसमें हम बात करते हैं ये पद्मासन ये तो सही है, ठीक है, और ये सर्वांगासन ये शोल्डर यानी बी का 3, और ये का ये है, ये का आपका ये तो ऑप्शन आपका ये सी सही है, उत्तर सी सही है। यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। पद्मासन लोट से, सर्वांगासन शोल्डर और मकरासन मगरमच्छ से और भुजंग आसन कोबरा से। यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है, कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ही पर्दे पे सारी दुनिया आपके पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा लाइन कबड्डी से संबंध है? इसमें देखा हर साल हम लोग भी एग्जाम दिए थे, पूछा था। कोई ऐसा मैं साल नहीं देखता हूँ ये नहीं पूछता है, ये पूछता है किस तरह से पूछता है, कौन सी इसमें कबड्डी से नहीं रिलेटेड है? तो ये जो अटैक लाइन है ये वॉलीबॉल से। देखिए हमने लिखा अटैक लाइन किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से, कबड्डी से नहीं। कबड्डी में प्रयुक्त होने वाली जो रेखाएं होती है मिड लाइन, एंड लाइन, बोनस लाइन और वाल्क लाइन, ये है कबड्डी में प्रयोग होने वाली लाइन। तीसरे ऑप्शन के हिसाब से अटैक लाइन कबड्डी से नहीं है, किससे? वो वॉलीबॉल से है। बहुत मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और परसों ही पेपर है। ये दूसरी बार रिकॉर्ड के एक बार मोबाइल में डिलीट हो गया, मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, मैं सोचा हूँ कि अब एक्सपोर्ट कर दूं यूट्यूब पे, तो मेरे से डिलीट हो गया, रिसाइकिल से भी डिलीट हो गया, बात मैं मिस हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए कूद का प्रयोग करिए। यहाँ पे ऊंची कूद, ये लंबी कूद, फर्राटा, ये किससे रिलेटेड है? ये थोड़ा सा बात करते हैं तो ये ऑप्शन ये सही है। जैसे ऊंची कूद ये है आपका, और लंबी कूद आपका बी का है, आपका 1 है, ठीक है, और जो है सी का आपका 4 है ये। आइए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऊंची कूद स्ट्रेडल रोल, लंबी कूद हैंग स्टाइल, फर्राटा दौड़, शोल्डर और भाला फेंक जो रियर क्रॉस स्टेप से। तो हमने यहाँ पे एक स्पष्ट कर दिया संक्षेप में ताकि इसे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप बात करते हैं मानक धावन पर 200 मीटर स्प्रिंट के लिए 5वीं लेन का स्टैगर लाइन शुरुआती रेखा से कितनी दूरी पे होगा? तो ये होगा आपका सी 15.3, कहीं 2 भी दिया होगा, 15.3 मीटर होता है। ये बात करते हैं महिला T20 भी सुपर है, अभी तो इसको मैंने बताया था, लेकिन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो गेंद का कलर होता है वो सामान्यतः सफेद गेंद से होता है, जो लेदर वाला गेंद होता है। मनुष्य में ये भी हो गया है। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है और 2004 पुरस्कार है, ये सबसे पुराना इसमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1956 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में, 2004 की 85 में, राजीव गांधी की 1992 में, और नामकरण 1921 में बदलकर इसे मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। यानी अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल की दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से उसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी उसे कर दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल के दुनिया में है। आप बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित गेंदों का वजन सही किसमें? हैंडबॉल पुरुष का, फुटबॉल पुरुष का, बास्केटबॉल महिला का और वॉलीबॉल, ये इसमें वजन आपको बताना है। तो ऑप्शन ये सही है, 425 से 200 ये है आपका, ये है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे पूछता कंफ्यूज हो जाएंगे, आइए मैं डिटेल बताता हूँ इसका। यहाँ पे देखिएगा हैंडबॉल पुरुष 425 से 475, ऑप्शन ये सही था, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कम जगह में। फुटबॉल 410 से 450 ग्राम, बास्केटबॉल महिला 510 से 567 ग्राम, वॉलीबॉल महिला 260 से 280 ग्राम। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। तो मैं बात करूं आज के लिए इतना ही, और एक बार और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि किसी उलझन में आप मत पड़िए, आप परीक्षा देने बेहिचक
स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ जाइए, कहीं किसी दबाव में मत आइए, कहीं किसी की कोई बात मत करिए, और आप अपने साथ जिन जिन साधनों को मैं बताया हूं लेकर के जाइए, और परीक्षा में समय से पहले आप सेंटर के अंदर एंट्री करिए, वहां बैठ कर इत्मीनान से पानी जरूर लेते जाइए, पानी। और मैं बता दूं, आधा घंटा जब एग्जाम रह जाएगा तो वॉशरूम करने मत जाइएगा, क्योंकि आधा घंटा एग्जाम रहने से पहले बाथरूम मत जाइएगा भाई मेरे। 2 ही घंटे का पेपर है और 5 मिनट लग जाते हैं, 7 मिनट बाथरूम करने में। इसलिए भाई एग्जाम से पहले वॉशरूम वगैरह कर लीजिएगा, पानी उनी रख लीजिएगा, पी लीजिएगा। कहीं कहीं कुछ जाना नहीं है, किसी से बात देखना भी नहीं है, कभी कभी घड़ी देख लीजिएगा टाइम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूंगा कि आपको एग्जाम में सफलता मिले और फिर आपसे एक बार मुलाकात हो, मुझे मिठाई खिलाने का अवसर प्राप्त हो। भाई जिनका भी सिलेक्शन होता है मेरे पास अगर मिलता है तो मैं उसको जलपान मीठा और मैं उसको सम्मानित करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।